नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो आज क्वेश्चंस लेके आया हूं एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 10th एंड 12th अप्रैल को एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से इस सेशन को देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स वर्थ ₹10,000 करोड़। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने के लिए ऑथोराइज किया है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन से दो चीज पता चल गई कि जो एक तो किसने अनाउंस किया है, किसने परमिट किया है, ऑथोराइज किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री से ऑथोराइजेशन मिलता है जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, तो मिलता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बिना अगर हम पढ़े जाएंगे तो इससे मोस्टली लोग आरबीआई आंसर लगा देते हैं। तो आरबीआई नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और जीरो कूपन बॉन्ड ZCBs, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है ऐसा होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो से पता चलता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको कोई भी इंटरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर अगर जीरो इंटरेस्ट मिलता है तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो ऐसा होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसको जब ये कंपनी इशू करती है, जिसको भी ऑथराइजेशन मिलता है, सपोज दैट उसका जो इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बताऊं आपको, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1,00,000 रुपए, जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। फेस वैल्यू कितना है, 1,00,000। बट ये इशू कितने में होगा, ये इशू होगा 50,454 रुपए में। इसमें एक चीज और आएगा, मैच्योरिटी डेट वो कितने दिन के लिए, 121 मंथ के लिए, 21 मंथ के लिए। इसका मतलब हो गया 10 साल और 1 मंथ, 10 years एंड 1 मंथ। जो भी लोग इसको पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे उसको कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। और वो इन्वेस्ट कितना करें, 50,454। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ये हो गया और जो इनको रिटर्न मिलेगा वो ये मिलेगा। तो इसी को जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है कि इस पे कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं मिलता है, बट आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जो भी उसका फेस वैल्यू होगा आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। और अगर आप बीच में कुछ किसी को बेचना होता है या कुछ करता है उसको, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। वो जब कंपनी इशू करती है उसमें मेंशन होता है कि कंपनी का क्या क्राइटेरिया है। तो आप समझ गए होंगे जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कि ऐसा बॉन्ड जिसपे किसी तरह का कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं पेबल होता है। बस एक ये होता है कि फेस वैल्यू में डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है और आपको आफ्टर मैच्योरिटी फेस वैल्यू उसका दिया जाता है। ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड। चलिए, होप क्लियर होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सोल्ड देयर स्टेक इन मेग्मा जनरल इंश्योरेंस टू पतंजलि आयुर्वेदा एंड डीएस ग्रुप। इसका मतलब है कि किसने अपना मेग्मा जनरल इंश्योरेंस में अपना स्टेक बेच के पतंजलि एंड डीएस ग्रुप को सोल्ड किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आधार पुणे वाला। मेग्मा जनरल इंश्योरेंस जो है ये आधार पुणे वाला का था। इसमें जो इनका शेयर है, इसमें से उन्होंने अपना 98% स्टेक होल्डर बेच दिया है। कितने में बेचा है, 4,500 करोड़ में। इससे पतंजलि आयुर्वेदा को और डीएस ग्रुप को ये फायदा होगा कि उनका जो रूरल सेक्टर में, रूरल एरिया में जो इंश्योरेंस में स्टेक होल्डर है वो बढ़ जाएगा, जो कि उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसमें जो दो ही मेन चीज आता है कि किसने बेचा, परसेंटेज क्या था, 98 मैंने आपको बताया, अमाउंट कितना था, 4,500 करोड़, 4,500 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हाउ मच डिड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इन द वीक एंडिंग March 7, 2025।
इसमें पर्टिकुलरली जो आप डेट देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जिस वीक में जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ा था, सबसे ज्यादा बढ़ा था एक वीक में, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली डेट डाला और आपको क्वेश्चन देखने में मिल सकता है एग्जाम में। उसका जो आंसर होगा 15.267 बिलियन का। आरबीआई का जो फॉरेक्स का रिजर्व है जो वीकेंड खत्म हुआ मार्च 7 2025 को, उसमें कितना हो गया था ये टोटल 653.96 बिलियन। ठीक है, और जो इसका लास्ट वीक का क्लोजिंग था 638 समथिंग से, उससे 638 बिलियन जो था उससे बढ़ के सीधा इतना हो गया। मतलब आप 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा का राइज हुआ था एक वीक में। एक वीक में इतना इंक्रीमेंट देखने को बहुत कम मिलता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। और हमारा जो फॉरेक्स था वो कितना हो गया था 653.96 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसका जो रीजन था ये भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है ऑप्शन में देखने को कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इसका ऐसा हुआ था कि आरबीआई ने एक फॉरेक्स करेंसी स्वैप किया था 28 फेब 2025 को, कितने का 10,000 बिलियन डॉलर का। इसी की वजह से ये हमें देखने को मिला था इतना इंक्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द होलसेल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया फॉर फरवरी 2024। देखिए एसबीआई का जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले यही पब्लिश होगा, मार्च वाला पब्लिश नहीं होगा, इसीलिए तो बस इसको देख लीजिएगा कितना है 2.38। ठीक है, इसमें बस डाटा याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर, व्हाट इनिशिएटिव इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेटिंग अप टू मैनेज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। एसबीआई ने क्या इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। अब देखिए हर सेक्टर में एआई का यूज होगा, तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, स्पेशल एआई एंड फिनटेक फाइनेंसिंग यूनिट। एसबीआई ने क्या किया कि जो एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट है या जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए एसबीआई ने एक अलग ही इनिशिएटिव समझ लीजिए आप, एक ब्रांच ही ओपन कर दिया है। ब्रांच का मतलब पर्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक कैटेगरी की है ये डिपार्टमेंट, आप सिर्फ यही देखे यही काम देखेगा। तो क्या नाम है उसका, स्पेशल एआई फिनटेक फाइनेंसिंग यूनिट। ठीक है, एसबीआई के एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि एसबीआई के से क्या मार्केट में कंपोनेंट उसके चल गए, कोई नई स्कीम क्या आई है, उसका इनिशिएटिव क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, इंडिया जीडीपी इज expected to reach how much by fiscal year 2028। मतलब स्टैनली मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है 2028 के एंड में कितना हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का इकोनॉमी हो जाएगा 5.7 ट्रिलियन का। कितना हो जाएगा 5.7 ट्रिलियन। डाटा याद रखना पड़ेगा इसका आपको, इम्पोर्टेंट होता है सब क्वेश्चन। कोई एजेंसी अगर इंडिया के ग्रोथ का क्या प्रोजेक्शन देता है, उसका कितना इकोनॉमी होने का, ये थोड़ा आ जाता है डाटा बेस क्वेश्चन। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्ट रैंक इन ग्लोबल जीडीपी बाय 2028 अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। इस क्वेश्चन के मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, आप सब जानते हैं इंडिया के रैंकिंग और उसका जो प्रोजेक्शन होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो व्हाट इन 28 में क्या हो जाएगा, ये जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी हम कौन सी इकोनॉमी है, अभी प्रेजेंट में इंडिया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अभी जो इंडिया 5th लार्जेस्ट इंडिया है अभी, और हो कितना जाएगा 28 में 5th थर्ड हो जाएगा, और ये 2026 के एंड में कितना हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, 24th में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विच बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म हैज एक्सपेंडेड इनटू सिंगापुर। मतलब किस बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक ने अपना सिंगापुर में बिजनेस स्टार्ट किया है, और तो उसका नाम है गजरफी। गजरफी ने अपनी सर्विसेज मलेशिया के बाद सिंगापुर में भी स्टार्ट किया। तो कहाँ का बेस्ड है, क्वेश्चन में दिया है आपके पास कि सिंगापुर बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि एमडी एंड फाउंडर इसके कौन है, एमडी एंड फाउंडर, इनके
फाउंडर है शशांक कुमार। क्या नाम है उनका? शशांक कुमार। क्या काम नाम है कंपनी का? गजर पे। कहाँ का है? बेंगलुरु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू बैंक्स साइंड एन एमओयू फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यूजिंग INR एंड MUR। INR का मतलब हो गया इंडियन रुपीस एंड MUR का हो गया, अब अगर पता हो तो बताइए आप। वैसे हो गया, वैसे इसका मतलब है मॉरिशियन रुपी। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस ने, मॉरिशस एंड इंडिया, इंडिया ने MOU साइन किया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। किसमें? अपने अपने करेंसी में, मतलब इंडियन में और MUR में, रुपीज में। दोनों जगह करेंसी रुपी है। कौन से दो बैंकों ने? RBI एंड बॉम। यहाँ पे बॉम का मतलब बिल्कुल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं है। बॉम का मतलब क्या? बैंक ऑफ मॉरिशियस। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो इसके बारे में जो हमने पढ़ा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि RBI के गवर्नर कौन है। अभी RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी। ऐसे ही अब के गवर्नर भी होंगे एक, बैंक ऑफ मॉरिशस के गवर्नर कौन है? इनके जो गवर्नर है वो है रामाकृष्णा श्रीनाथन, कुछ नाम है इनका। रामाकृष्णा लिख लेता हूँ, आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। रामाकृष्णा। इसके साथ साथ जब फॉरेन करेंसी की बात आती है, फॉरेन अदर कंट्री की बात आता है, तो आपके पास आपको और कुछ चीजें पता होना चाहिए कि मॉरिशस के PM कौन है। PM, तो PM कौन है इसके? PM है नवीन राम गुलाम, अभी आए थे इंडिया विजिट पे। प्रेसिडेंट कौन है इनके? इनके जो प्रेसिडेंट है वो है पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह। मॉरिशस इंडिया के बाद हिंदू कंट्री है एक वो, वहाँ पे जो हिंदू रिलीजन चलता है मोस्टली, उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और जो इनका कैपिटल है, कैपिटल एक इम्पोर्टेंट चीज है क्या? कैपिटल वो आपको पता ही होगा क्या है? पोर्ट लुइस। देखिए इससे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन से जो भी इसका बैक हिस्ट्री हो सकता था मैंने सब बताया आपको, बस एक बार देखिएगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच IPL टीम हैज पार्टनर विद सिटी यूनियन बैंक एज इट्स एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर। तो सिटी यूनियन बैंक ने कौन सी IPL टीम के साथ किया है? तो उसने किया है सनराइजर हैदराबाद के साथ। सनराइजर हैदराबाद इसका आंसर हो गया। किसने? सिटी यूनियन बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो सनराइजर हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिच रेटिंग अफर्म्स दैट Fitch Rating affirmed that long-term issuer default rating of which banks at BBB minus। इसे किसको दिया उन्होंने? यूनियन बैंक एंड PNB बैंक को। एक जो फिच रेटिंग कंपनी जो होती है लॉन्ग टर्म इश्यूअर के लिए, कि मतलब कौन सी बैंक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाली है, तो उसके लिए कुछ कैटेगरी होता है। बी होता है, BB होता है, B+ होता है, BBB। BB से BBB माइनस में है। इसका मतलब क्या है? इनका जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी है इन दोनों बैंक का अच्छा है, और ये स्टेबल कंपनीज है। इन पे अगर कोई रिसेशन थोड़ा बहुत आता है तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं होने वाला है। तो कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक एंड PNB। मैंने आपको पहले बता रखा है जब भी हम किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, PNB की बात कर लेते हैं पहले हम। PNB, इसका हेड ऑफिस, इसके CEO और टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। HO कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। CEO कौन है इनके? अगर आप PNB के CEO की बात करते हैं
तो इसका नाम है अशोक चंद्र। इनका नाम क्या है? अशोक चंद्र। टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक की बात करते हैं हम तो यूनियन बैंक में क्या आता है? यूनियन बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है ए मनी मलिकाई। कुछ एक बार नाम आप लोग देख लीजिएगा, ए मनी मलिकाई। जब इनका जो हेड ऑफिस है कहाँ है? मुंबई है। और इसका जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? इसका जो टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यूनियन बैंक में जो है वो गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 75%। और जो पीएनबी में गवर्नमेंट का शेयर है, पीएनबी कितना है? 70%। चलिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ऑलमोस्ट मैंने आपको हर चीज बता दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। SEBI reduced the minimum investment to ZCZP instrument on SSE। SSE क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। SSE क्या होता है? सोशल, बताइए। अगर आपको पता हो तो आप मैं टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताता हूँ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है एसएससी। एसएससी के लिए क्या किया है सेबी ने जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था एसएससी में उसको कम कर दिया है। पहले जो था मिनिमम इन्वेस्टमेंट था 10,000, अब उसको घटा के कितना कर दिया? 1,000। अब आप 1,000 भी एसएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, जो इसका मोटिव बस ये है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हेल्थ और एजुकेशन के जो एनजीओज हैं उनको इन्वेस्टमेंट अब मिलता रहे और उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इसी के लिए किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो किया गया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का अनाउंसमेंट यूनियन बजट 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। इसमें अमेंडमेंट एक बार हो चुका है 2022 में। तो बस ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई चीज न्यूज में आ जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग कब होता है आपको पता होना चाहिए। तो कब अनाउंस हुआ था? 1920 में। अमेंडमेंट हुआ था 22 में। और अभी कितना हो गया? 10,000 से 1,000 हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इंसेंटिव हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर प्रमोटिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन बिलो 2000। 2000 से कम के लिए गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव देगी? कितना अलोकेट किया है उसके लिए? उसके लिए अलोकेट किया है 15,000 करोड़ का। ठीक है, यूपीआई के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि यूपीआई कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, वेयर और वुम किस किया था। नहीं पता आप तो मेरा लास्ट वीडियो देखेगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है यूपीआई के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंसेंटिव परसेंटेज फॉर बैंक्स ऑन स्मॉल मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस। बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए इसमें 0.015 मतलब 0.15%। कितना कितना इंसेंटिव है? 0.15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम सेबी। किसको मिला है रिसर्च एनालिस्ट का? मिला है पेटीएम मनी को। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है और ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके लिए एसबीआई मेंस में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसको पूरा देखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू
पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी हैज पार्टनर विथ विच प्लेटफॉर्म टू मिनिमाइज अनक्लेम्ड एसेट एंड एनहेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा सेबी ने कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जो अनक्लेम्ड एसेट है उसको कम करने के लिए और साथ साथ जो ड्यू डिलिजेंस होता है कस्टमर का, जो इन्वेस्टर का जो एसेट एंड एनहेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कट करना। सेबी हैज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेबी हैज पार्टनर विद विच प्लेटफॉर्म टू मिनिमाइज अनक्लेम्ड एसेट एंड एनहेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी ने कौन से प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया है कि जिससे अनक्लेम्ड एसेट को मिनिमाइज किया जा सके और इन्वेस्टर का बेनिफिट हो, उसे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस के लिए पेपर्स वगैरह न देना पड़े। तो उसका आंसर क्या है, डिजी लॉकर। मतलब जो डिजी लॉकर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेबी में वैलिड रहेंगे। आप अपने डीमेट शेयर वगैरह को भी इसमें सेफ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी के बारे में भी, सेबी लगातार न्यूज में है। सेबी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया हुआ था कि क्या चीज कहाँ है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा लास्ट क्लास वाले को। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई इंटरनेशनल टू इंटीग्रेट इंडियाज यूपीआई। तो किसके साथ किया इन्होंने, हिटपे के साथ। क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल के लिए हुआ है, तो किसने किया, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई के बारे में मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, एक बार उसको देखिएगा। नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या है, हिटपे। क्या आंसर है इसका, हिटपे। चलिए अब आगे चलते हैं। हिटपे, एक चीज इंपॉर्टेंट है, हिटपे कहाँ की कंपनी आपको पता होगा, सिंगापुर की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI is establishing a center of excellence for project financing to focus on which industries। इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया था अभी, ये है ई कॉमर्स एंड फिनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच अवार्ड हैज द RBI won in 2025 for digital transformation। RBI को ने कौन सा अवार्ड जीता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कुछ चीज के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उनको आरबीआई को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। कहाँ मिला है, किसके द्वारा मिला, सेंट्रल बैंकिंग के लिए मिला है। ठीक है, और कहाँ पे मिला है, ये मिला है लंदन यूके, लंदन यूके में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई को डायरेक्ट अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए मिला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्पेशली यूपीआई और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। कहाँ पे मिला है, लंदन यूके, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुथूट माइक्रोफिन won 2 gold awards at which prestigious event in 2025। और इस स्कॉच अवार्ड्स में 2 गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है, मुथूट माइक्रोफाइन को। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको मिला, तो मुथूट माइक्रोफाइन को मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which insurance companies have been reaffirmed as domestic systematically important issuers for financial year 24-25। Which insurance companies, मतलब कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को DSSI के डिक्लेयर किया गया, किसके लिए, 24-25 के लिए। तो इसमें जो 3 कंपनी है कौन कौन सा है, LIC, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, GIC। मतलब ये 3 इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करती हैं। और ये अगर इन कंपनी की स्टेबिलिटी में कुछ होता है तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो DIS का मतलब ये होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इशू इंश्योरेंस। ऐसे बैंक्स भी होते हैं, DSS बैंक बोला जाता है इनको, DSB। उसमें क्या होता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हो जाते हैं। इंश्योरेंस की जगह क्या हो जाता है, बैंक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Which company has partnered with Xiaomi India to pre-install its app marketplace on devices। सीधा आंसर है इसका, इंडस ऐप स्टोर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which payment app has become the fifth largest UPI player in India, surpassing Cred? देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि ये ऐप फिफ्थ तो बना ही बना है। कौन है? फ्लिपकार्ट मनी। इसका ये 3 मंथ पहले ही, मतलब इसी क्वार्टर में इसका लॉन्च भी हुआ था। कौन से डाटा के बेस पे कहा जाता है? फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग ये फ्लिपकार्ट मनी फिफ्थ मोस्ट यूजेबल एपीआई बन गया है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है फोन पे। फोन पे के पास सबसे ज्यादा 70% कस्टमर यूज करते हैं। उसके बाद आता है जीपे, फिर आता है पेटीएम, फिर आता है फ्लिप, एक और आता है, आप वो देख लीजिए। पहले क्रेड आता था, लेकिन अब ये फ्लिपकार्ट मनी आ गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट मनी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वेयर वाज द एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 होस्टेड? मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ? एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही था। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं वही करवा रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको पता है कि बैंकिंग के एग्जाम में बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं स्पेशली वही क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, और मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैसेज की, तो आप अपने कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।